नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पांडे, प्रवक्ता मनोविज्ञान, मंडली मनोविज्ञान केंद्र गोरखपुर से। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस। यानी कि आज के समय में हम जिस समस्या का सर्वाधिक सामना कर रहे हैं वो है कोविड-19। आज इसी की चर्चा करते हैं, जानते हैं क्या है ये, कैसे इसका संक्रमण होता है, कैसे इसका प्रसार होता है और कैसे इससे निजात पाया जा सकता है। हालांकि अभी इस संदर्भ में कोई चिकित्सीय उपचार तो पाया नहीं गया है, किंतु फिर भी इस संदर्भ में हम अपने द्वारा किए गए प्रिकॉशंस यानी अपने द्वारा किए गए उपचारों के माध्यम से बहुत हद तक इसके प्रसार को रोक सकते हैं। तो जानते हैं क्या है ये कोविड-19। कोविड-19 आज के समय की बीमारी है, आज के समय की एक ऐसी संक्रामक बीमारी जो कोरोना नामक विषाणु के संपर्क में आने से होती है। कोरोना ये एक वायरस है जो एक बृहद समूह के वायरसों का हिस्सा माना जाता है। कहा जाता है कि कोरोना वायरस का संक्रमण पहले भी हो चुका है और इसके द्वारा चीन, सऊदी अरबिया और अन्य देश भी प्रभावित हो चुके हैं। यह वायरस, इसका नाम कोरोना क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो इसके स्पाइक्स आप देख रहे हैं, ये क्राउन मुकुट के आकार का होने के कारण इसका नाम कोरोना पड़ा, क्राउन के आकार का होने के कारण। और इसे इसलिए सिंड्रोम भी कहा जाता है क्योंकि यह कई सारे बीमारियों का समूह बनकर आता है। तो जानते हैं क्या है इस बीमारी का, शुरुआत कहाँ से था, कब आई और कैसे प्रसार हुआ। कोरोना वायरस से संक्रमण पहले भी हो चुका है। मर्स नाम से पहले ये आया 2012 में सऊदी अरब में, 2012 में, और ये ऊँटों के संपर्क में आने से होता था। ऊँटों के संपर्क में आने से हुआ, 27 देशों में फैला और आप देख सकते हैं कि कितने लोग इससे मारे गए। इसी प्रकार सार्स, ये भी कोरोना वायरस के द्वारा संक्रमित होने के कारण हुआ। कोरोना वायरस से सार्स नामक बीमारी से लोगों की मृत्यु हुई, उनमें है 2003 में चीन के गुआंगडोंग प्रांत से इसका प्रसार हुआ। इसमें बिल्लियों के संपर्क में आने से यह वायरस का संक्रमण हुआ और लोगों को श्वसन तंत्र में हुई समस्याओं का सामना करना पड़ा। यानी मूल रूप से आप देखें तो इन तीनों में, मर्स में, सार्स में और कोविड में, इन तीनों ही तरह की बीमारियों में हमारे कोरोना वायरस ने संक्रमण को प्रभावित किया। किस तरह के संक्रमण को? श्वसन तंत्र यानी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इसने पूरी तरह से अपनी चपेट में लिया और इस हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को पूरी तरह से प्रभावित किया। चलिए अब जानते हैं कि इसके मुख्य लक्षण क्या है। पहले 2003 में चीन से शुरू हुआ, 2012 में सऊदी अरबिया में फैला और फिर अब जो नई प्रकार की कोविड-19 वायरस आई उसने, चूंकि कारण इसका अज्ञात है कि किस कारण से ये कोविड-19 फैला है, इसलिए इस संदर्भ में यह कह पाना कठिन हो पा रहा है कि मूलतः किस चीज़ से सुरक्षा प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि हम इससे जल्दी से जल्दी निजात पा सकें। इसमें सामान्य लक्षणों में अगर देखें तो मूलतः इसमें बुखार, जुखाम, गले में खराश का होना, कोल्ड कफ का होना, कभी कभी सूखी खांसी भी, आप कह सकते हैं कि बलगम की स्थिति भी होती है और कभी कभी सूखी खांसी भी देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत थकान, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, गले में खराश ये एक सामान्य सिम्टम है, पेट का खराब होना, डायरिया की स्थिति, आपको स्वाद और सुगंध की अनुभूति ना हो पाना यानी लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, त्वचा में दाग का होना और डिसकलरिंग ऑफ फिंगर एंड टोज यानी हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों के रंग में परिवर्तन दिखाई देता है। और कुछ गंभीर समस्याएं भी इसमें हम देखने को पाते हैं, जैसे कि निमोनिया, गुर्दे की समस्या यानी गुर्दा फेल हो जाना, फेल्योर ऑफ किडनी, श्वास नली की समस्या यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का खराब हो जाना, फेफड़ों की समस्या यानी लंग, और मृत्यु, जैसा कि आप जान रहे हैं। तो इस तरह के लक्षण मूल रूप से हमें दिखाई देते हैं कोरोना में। कौन सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हो सकता है और कैसे हम इसके संक्रमण के प्रसार को रोक सकते हैं? सबसे ज़्यादा वृद्ध लोग,
जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है, यानी अबव 60 ईयर्स ओल्ड, ये जो भी लोग हैं उनके लिए ये संभावना आ सकती है। क्यों? क्योंकि उनका शारीरिक गतिविधि, शारीरिक तंत्र कमज़ोर हो चुका होता है, उनके रोगों से लड़ने की क्षमता कमज़ोर होती है और इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो चुका होता है। इस कारण वृद्ध लोगों के होने की संभावना सर्वाधिक है। इसके अलावा इस बीमारी से, इस संक्रमण से जो लोग और प्रभावित हो सकते हैं वो हैं ऐसे रोगी जिनको कोई पहले से ही शारीरिक समस्याएं हैं, जैसे हृदय रोग, हार्ट रेट इश्यूज, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप में वृद्धि या कमी की वजह से हो सकता है, जिनको डायबिटीज़ यानी मधुमेह है, या जिनको फेफड़ों की समस्या यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, या लंग रिलेटेड कैंसर है, उनके होने की संभावना है। ये भी देखा गया है शोधों में कि पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा ये कोरोना के प्रसार ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा होने के पीछे भी एक कारण है। ऐसा संभवतः इसलिए हो रहा है क्योंकि पुरुष सामाजिक परिवेश में अंतःक्रिया यानी इंटरैक्शन ज़्यादा करते हैं महिलाओं की अपेक्षा, इसीलिए पुरुषों में हम ज़्यादा पा रहे हैं। और ये भी नहीं है कि केवल इन्हीं के लिए ये खतरा है। अगर गौर से देखें तो जो भी सावधानी नहीं बरतेंगे वो सभी, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, इस संक्रमण का प्रकोप झेल सकेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है हम खुद ही अपने आप का बचाव करें। बचाव के तरीके क्या हैं? पहले जानते हैं कैसे प्रसार होता है, कैसे इसका एक से दूसरे में संक्रमण होता है। पहली बात, अभी तक के वायरसेस में ये पहला वायरस है जिसका संक्रमण मैन टू मैन हो रहा है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, किसी जानवर से इंसान में नहीं हो रहा है, यानी मैन टू मैन ट्रांसफर हो रहा है। कैसे? जब हम बात करते हैं, बोलते हैं, तो क्या होता है, हमारे मुंह से, सांस लेते वक्त हमारे नाक से और छींकते वक्त हमारे नाक से पानी की बूंदें, वाटर ड्रॉपलेट्स जो छींक में निकलती हैं, वो जिस वस्तु पर पड़ती है वो उस वस्तु को प्रभावित करती है। यानी अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है और उसने छींका, उसने आपसे बात की और फिर उसने आपसे हाथ मिलाया, गले मिलाया, तो संभावना है कि वह आपके अंदर भी उसका प्रसार हो जाए, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स के कंटेंट की वजह से भी कोरोना फैलता है। दूसरा, सीधे किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए। तीसरा, किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा छुए गए, उसका इस्तेमाल किए गए वस्तुओं का आपने इस्तेमाल कर लिया है तो उससे भी आपके होने की संभावना बढ़ जाती है। और सबसे जरूरी कि भीड़ को अवॉइड करें। भीड़ में जाना, समूह में लोगों के साथ इकट्ठे होकर बात करना, उनके साथ अंतःक्रिया करने से बचें, क्योंकि भीड़ सर्वाधिक मात्रा में कोरोना के प्रसार के लिए जिम्मेदार है। अब अफवाहों की बात करते हैं कि चूंकि ये बीमारी इतनी गंभीर हो चुकी है और कोई भी इसके चपेट में आ जा रहा है, अमीर गरीब छोटा बड़ा इससे कोई भी बचा नहीं है, तो ऐसे में इसको लेकर के, और चूंकि इसकी कोई प्रॉपर वैक्सीन भी अभी तक नहीं बन पाई है, यानी कोई ऐसी दवा नहीं बन पाई है। हालांकि अभी न्यूज़ में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, कुछ की दवा बन भी गई है, लेकिन जब उसका प्रयोगात्मक हो रहा है शोध तो वो असफल पाया जा रहा है। तो ऐसे में कई तरह की अफवाहें भी पूरे समाज में फैल गई हैं। शराब को पीने से हम कोरोना से बच सकते हैं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। शराब को पीने से कोरोना से आप बच नहीं सकते। WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि शराब मिला हुआ 60% अल्कोहल मिक्स्ड हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल से आप कोरोना वायरस के जिंदा रहने की प्रवृत्ति को घटा देते हैं। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आप शराब का सेवन करेंगे तो आप कोरोना से बच जाएंगे। दूसरा, लहसुन। आजकल घरेलू स्तरों पर भी उपचार के बहुत से माध्यम सामने आ गए हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उसी में एक ये है कि लहसुन के खाने से हमारी इम्यून क्षमता मजबूत होगी और इम्यून क्षमता के मजबूत होने से हम कोरोना से लड़ सकेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर घरों में लहसुन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और हर घर कोरोना से बच जाता, जबकि ऐसा नहीं है। मच्छरों के काटने से लाख तरह की समस्याएं, लाख तरह के निदान।
कई लोग कह रहे हैं कि जानवरों से भी हमारे अंदर ये आ रहा है, मच्छरों के काटने से आ रहा है, लेकिन WHO ने साफ कर दिया है कि मच्छरों के काटने से या जानवरों के संपर्क में आने से कोरोना का संक्रमण नहीं होता है। पराबैंगनी किरणों के में स्टरलाइजेशन, यानी जब हम किसी चीज़ को जैसे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर हम अपने आप के हाथ को साफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह कुछ विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं को साफ करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर अल्ट्रावायलेट रेज में हम स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया सीख लें तो संभावना है कि हम कोरोना से बच जाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। थर्मल स्कैनर, कई जगहों पे आप देखते होंगे बाथरूम्स में थर्मल यानी हवा के समान गरम गरम सी एक चिमनी लगी होती है और इस पे हाथ रखते ही हाथ ड्राई हो जाता है, तो उसके इस्तेमाल से भी कोरोना से नहीं बचाव किया जा सकता। गर्म तापमान बहुत लंबे समय तक चला था कि तापमान गर्म होगा, जब तापमान का पारा 40-45 होगा तो कोरोना से हम बच जाएंगे, लेकिन हमारे यूपी में 45 डिग्री तक तापमान पहुंचा था, किंतु फिर भी कोरोना पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। यानी कोरोना तापमान, कोरोना वस्तु, कोरोना स्थिति, कोरोना देश काल को देख करके नहीं फैल रहा है। यानी इस वायरस में बल होने की और इस वायरस को प्रसार करने के लिए किसी भी तापमान पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। कई लोगों ने कहा कि निमोनिया की मेडिसिन, चूंकि सिम्टम्स इसमें निमोनिया के भी आते हैं तो निमोनिया की दवा इस पर काम करेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। न्यूमोकोकल वैक्सीन का ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई, लेकिन आपको बता दें कि न्यूमोकोकल मेडिसिन इसमें पर्याप्त रूप से कारगर नहीं पाया गया। और जो अभी एक और चीज़ बहुत चर्चा में रह रही है कि इसका वैक्सीन बन गया है, कोरोना का वैक्सीन नहीं बना है। कोरोना के वैक्सीन विश्व भर में बनाए जाने का प्रयास हो रहा है, दवाएं बन रही हैं, और जब मास लेवल पर इसकी पायलट स्टडी हो रही है तो वो उसमें असफल पाए जाने के कारण इसे लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए भ्रांतियों पर ना ध्यान दें, बचाव ही मुख्य तरीका है। तो बचाव कैसे करें जानते हैं। बचाव करने के लिए सबसे जरूरी है और सबसे पहला मेजर है मास्क। मास्क यानी कोई जरूरी नहीं कि वो दुकानों से मिलने वाला मास्क हो, कोई जरूरी नहीं कि वो ऑक्सीजनेटेड मास्क हो, महंगे मास्क हो। आप घर पे कपड़े का इस्तेमाल कर, सूती कपड़े, कॉटन कपड़े का इस्तेमाल करके जो मास्क बनाएं और उसको पहने। कभी भी मास में यानी समूह में निकलने से पहले या घर से बाहर निकलने से पहले अपने मुंह और नाक को पर्याप्त रूप से ढकें। किसी के शारीरिक संपर्क में आने से बचें। शारीरिक संपर्क यानी हाथ मिलाने, गले मिलने से बचें। कुछ समयावधि पर अपने हाथों को 60 सेकंड तक प्रॉपरली धुलें। ऐसे 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 और फिर ऐसे ऐसे और फिर उसके बाद से पूरे हाथ को साफ तरीके से धुलें। इस पूरी प्रक्रिया में आप पाएंगे कि 60 सेकंड लग जाएंगे। तो अपने हाथों को थोड़ी थोड़ी देर का इन द सेंस ये कि जब भी आपको लगे कि आप बाहर से आ रहे हैं, जब खाना खाने जाएं, किसी भी कारणवश आपने अपने मुंह नाक को छुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने हाथों को स्वच्छ तरीके से धुलें। भीड़ भाड़ में जाने से बचें। कैसे इसको डायग्नोज किया जा सकता है कि ये कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है? तो सबसे प्रभावी तकनीक है PCR, RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सबसे पहले जो हमारे गले से और नाक के पानी के सिम्टम्स होते हैं यानी कफ जो होता है उसको लेकर उसके टेंसिल्स निकालकर उसमें से हम RNA को DNA में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस DNA की कॉपी बनाकर जांच करते हैं। ये अब तक की सबसे प्रभावी तकनीक है जिसकी जांच करने में 6 से 8 घंटे लगते हैं और 3 से 5 हज़ार रुपये की लागत में यह टेस्ट पूरी तरह से संपन्न हो सकता है। इसके अलावा जो पहले से TB ट्यूबरकुलोसिस की जांच के लिए इस्तेमाल की जाती थी किट TrueNat और CBNet, इसका भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा RT परीक्षण का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये सभी परीक्षण उतना कारगर नहीं है। हालांकि इन सब का परीक्षण की
मूल्य सस्ते हैं और इनकी अवधि भी कम है। लेकिन सबसे प्रभावशाली और सबसे सफल तकनीक RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ही है। प्रभाव क्या पड़ रहे हैं? प्रभाव की बात करें तो इसका प्रभाव व्यापक है, सामाजिक स्तर पर भी है, आर्थिक स्तर पर भी है, राजनीतिक स्तर पर भी है और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी है। सामाजिक स्तर पर अगर देखें तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की वजह से हमने पाया कि सोसाइटी संकीर्ण हो गई, सीमित हो गई, यानी संबंध सीमित होना शुरू हुए, यानी कि संबंधियों की याद, संबंधियों से प्रेम बढ़ा निकट संबंधों में। लेकिन घर परिवार, चूंकि छुट्टियां हो गई, सभी लोग एक जगह पे इकट्ठे हो गए, इसलिए परिवार में एक साथ होने की वजह से पारिवारिक क्लेश या तनाव बढ़े। हेल्पिंग बिहेवियर आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में लोग दिल खोलकर मदद करने के लिए आगे आए हैं। जिनके पास पैसे थे पैसों से, जिनके पास शारीरिक बल था शारीरिक बल से लोगों ने मदद की, यानी परोपकार बढ़ा, यानी समाज में एक अच्छी चीज का विकास हुआ। तो साथ ही साथ हमने पाया कि अधिगमित लर्निंग हेल्पलेसनेस भी हमारे जीवन में आया, क्योंकि लोगों ने जाना कि हम क्या करें, अन्य लोग तो कर ही रहे हैं मदद, ये प्रवृत्ति भी लोगों में देखने को मिली। यानी कुछ ने दिल खोल के मदद भी की तो कुछ लोगों ने निष्क्रियता भी दिखाई। साथ ही साथ एक वर्चुअल वर्ल्ड यानी इंटरनेट की दुनिया में हमारा संपर्क बढ़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो इसके कारण साइबर अपराध भी बढ़े, यानी हम किसी से भी कभी भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े और जिसके कारण हमने इन सब चीज़ों को भी फेस किया। अगर आर्थिक पहलू की बात करें तो इस कोरोना के काल ने आयात निर्यात को प्रतिबंधित किया, तो जिसके कारण घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई। यानी आप देखते होंगे घर घर में मास्क का सृजन हुआ, घर घर में सैनिटाइजर बनाए गए, बांटे गए, तो यानी घरेलू उत्पाद बढ़ा, लेकिन मांग और पूर्ति असंतुलन बढ़ गया। नए उत्पाद में जो मार्केट में आए वो घरेलू हुए, तो यानी कि आयात निर्यात भी प्रतिबंधित हुए, धन निकासी रुक गई, क्योंकि जब आयात और निर्यात कंट्रोल या गिर गए तो ऐसे में हमारे यहाँ से धन जो विदेशों में जाता था उस पर भी कंट्रोल हो गया, यानी धन निकासी रुक गई। लेकिन साथ ही साथ वस्तुओं का उपयोग इतना कम हो गया, हमारे खुद के रुपए का मूल्यन अवमूल्यन हो गया, डीवैल्यूएशन। राजनीतिक पक्ष देखा जाए तो राज्य हित बढ़े, सभी लोग एक राष्ट्र बन करके उभरे, भारत को बचाना है ये मुहिम चला और भारत के हर हिस्से ने अपने आप को एक राज्य मानकर काम करने का प्रयास किया। तो साथ ही साथ कुछ संकीर्ण राजनीति भी हमें देखने को मिली, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका इस्तेमाल अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए किया। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक भी मिले। जैसे आप अभी देखे होंगे इटली में जो वहाँ की सबसे प्रसिद्ध माउंटेन थी, वहाँ पर भारत का झंडा फहराया गया, इटली और फ्रांस के बॉर्डर पर। तो ये हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सम्मान की बात हुई, यानी भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर हुई। तो कुछ देशों के साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय तनाव भी बढ़े, जैसे कि चीन के साथ आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के साथ तो हमारे पहले से भी रहे हैं, नेपाल जो भारत का अभिन्न मित्र था उससे भी हम तनाव देख रहे हैं। तो यानी कोरोना ने कुछ अच्छा और कुछ बहुत बुरा किया है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव अगर देखें तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव इसके सबसे ज़्यादा व्यापक हैं, क्योंकि कोरोना के कारण हम सभी क्या हो गए हैं, एक जगह केंद्रित हो गए हैं और एक जगह केंद्रित होने के कारण हमें समय मिला अपने हेल्थ को बूस्टअप करने का, बढ़ाने का, तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ा। लेकिन साथ ही साथ अधिक लंबे समय तक बिना किसी काम के एक नीरस से रूटीन में जाने के कारण हमारे अंदर एक नीरसता और एक खालीपन भी डेवलप हुआ। और ये नीरसता, ये खालीपन मनोविज्ञान की भाषा में सबसे बड़ी समस्या है। इसके कारण हम फ्रस्ट्रेशन की ओर बढ़ते हैं। फ्रस्ट्रेशन कि हम क्या चाहते थे, हम अपनी लाइफ में ये करना चाहते थे और अब इस कोरोना की वजह से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम असहाय हो गए और ये हेल्पलेसनेस के भाव आना, और उसके बाद से इस परिस्थिति से हमारे अंदर एंजाइटी, तनाव, विषाद, डिप्रेशन और भी विभिन्न प्रकार के हाइपो फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, सोशल आइसोलेशन, इन समस्याओं का हम सामना करते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि कोरोना में
चूंकि परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला तो खुशियाँ बढ़ी, लेकिन साथ ही साथ इतना ज़्यादा समय मिला हमको ये परिवार के साथ समय बिताने के लिए कि हमारे अंदर धैर्य, सहनशीलता की कमी होनी शुरू हो गई, विचारों में टकराव आने लगा, हमारी आध्यात्मिक सोच में वृद्धि हुई। लगातार रामायण, महाभारत, जय श्री कृष्ण और पुरानी सारी कहानियों को दिखाकर जहाँ धार्मिक भावनाओं को बढ़ाया गया, वहीं धार्मिकता ने लोगों में विषाद को भी जन्म दे दिया, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि हम तो धर्मविहीन काम कर रहे हैं, हर जगहों पे हमारा कर्तव्य धर्म के विपरीत जा रहा है। तो ऐसे में एक स्पिरिचुअल थॉट ने एक तरह की डी अलाइनमेंट, यानी एक लाइन से सोचने की प्रवृत्ति को घटा करके उसे लीक से हटा दिया। तो ऐसे में विषाद आज के समय की सबसे बड़ी समस्या बन गया है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सोशल मीडिया ने। आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में, हर देश में इंटरनेट का इस्तेमाल 60% बढ़ गया है, सोशल मीडिया पे लोगों का आना बढ़ गया है। और ऐसे में क्या हो रहा है, लगातार सोशल मीडिया और डिफरेंट काइंड के न्यूज़ेस हमारे जो कानों आँखों तक गुजर रहे हैं, उससे हम एक अलग प्रकार के तनाव में जा रहे हैं, और उसमें हम ये पा रहे हैं कि हम अक्षम हो रहे हैं, और इस अक्षमता के कारण विषाद का बढ़ना सबसे बड़ी समस्या है। और इसी में हमने पाया है कि कुछ लोगों ने इसका में ही आत्महत्या कर लिया। चलिए, तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि कोई भी परिस्थिति हमसे मजबूत नहीं है, हम सबसे मजबूत हैं, ये जानना होगा। और हमें, अगर हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को समाज से, समूह से अलग होता हुआ महसूस करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? स्नैक, हमें अपने लाइफ में स्नैक लाना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर को नाश्ता कराते हैं, वैसे हमें अपने ब्रेन को भी स्नैक कराना होगा, नाश्ता कराना होगा। स्टॉप, रुको, सोचो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नोटिस, गौर करो अपने इर्द गिर्द। अगर जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आप सोसाइटी से डिसअलाइन हो रहे हैं, यानी आप समाज से परे हो रहे हैं, आपको तनाव घेर रहा है, तो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करें। ध्यान क्या दें? कौन है जो मुझसे बहुत बेहतर है और कौन है जो मुझसे खराब है। आप पाएंगे कि ईश्वर ने आपको सबसे बेहतर जीवन दिया है, आपको ईश्वर ने बहुत लोगों से बेहतरीन समय दिया है। जो भी है उसे एक्सेप्ट करें एंड हैप्पीनेस, अपने जीवन में खुशियाँ लाएं। हैप्पीनेस आएगा ऑटोमेटिकली, आपके जीवन से पेन, स्ट्रेस बाहर जाएगा। क्यूरियस, हमेशा अपने एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक बने, और दयालुता, काइंडनेस, यानी जब आपके अंदर काइंडनेस होगी तो ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखेंगे। आप अगर दूसरों को माफ़ कर सकते हैं तो स्वयं को भी माफ़ करना सीखें। अगर आप स्वयं को माफ़ नहीं करेंगे तो फिर आप दूसरों को भी माफ़ नहीं कर सकते। तो स्नैक अपने ब्रेन को दीजिए और अपनी लाइफ में एक इमोशनल कप लाइए और उसको हमेशा खुशियों से भरे रखिए। कैसे? पॉजिटिव थॉट देकर खेलिए, बच्चों के साथ खेलिए, अपने इर्द गिर्द, नहीं बच्चे हैं कोई पेट है, पेट के साथ खेलिए, नहीं है कोई तो गार्डनिंग कीजिए, फूल पत्तियों के साथ बात कीजिए, नहीं वो भी मिल रहे हैं आपको तो दोस्ती कीजिए, किसी से भी दोस्ती कर। दोस्ती का मतलब इंसान इंसान के बीच दोस्ती नहीं होती, दोस्ती आप किसी से भी कर सकते हैं, चेयर से कर सकते हैं, टेबल से कर सकते हैं, किसी से भी, जिनसे आप अपनी बात खुलकर कह दें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैथारसिस, यानी अपनी बात खुलकर कह देना, और उसको कहने के बाद वो जो सुनने वाला व्यक्ति है उसको उसी तरह से ले या उसे दूसरी जगह गलत तरह से प्रसारित ना करे। तो इसमें सबसे अच्छे दोस्त तो हमारे ये निर्जीव वस्तु हैं जो सुनते हैं लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करते। तो आप किसी को भी दोस्त बनाइए, विश्वास रखिए, आप बेहतर जीवन जीने के लिए आदि हैं। तो अपने लाइफ में इमोशनल कप डालिए, हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस लाने के लिए हेल्दी रिलेशनशिप बनाइए, यानी पारदर्शिता, सच्चाई होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, सेफ्टी। आप अपने संबंधियों, परिवार को इस बात का एहसास कराइए कि मैं आपका हमेशा ख्याल रखूंगा, आपकी सुरक्षा दायित्व है। तो इस तरह अगर आप उनके सहयोग करेंगे, उन पर विश्वास करेंगे, उन्हें अपना सपोर्ट देंगे, तो यह संभवतः है कि आप एक बेहतर मेंटल कोप अप कर पाएंगे। इसके अलावा आपको साथ ही साथ ये भी समझना होगा कि यूनिवर्स एक प्रिंसिपल पर काम करती है, विज्ञान की तरह है यह पूरा ब्रह्मांड। अगर आप देखें तो विज्ञान के नियम काम करते हैं। बॉटल से पानी गिराते हैं आप तो पानी नीचे ही गिरता, ऊपर
नहीं जाता है। ठीक इसी तरह अगर आपने किसी चीज़ को लेकर सकारात्मक सोचा है तो उसका असर भी सकारात्मक होगा, किसी चीज़ को आपने नकारात्मक सोचा है तो उसका असर भी नकारात्मक होगा। यानी एक एब्सोल्यूट प्रिंसिपल पर, एक सार्वभौम नियम पर यह प्रकृति काम करती है। तो आपको अपने आप को सदैव बूस्ट करने के लिए ये बात याद रखनी होगी, सार्वभौमिक आकर्षण का नियम। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए खुशियाँ जो होती हैं उनका प्रसार कंटेजियस, यानी एक से दूसरा, जैसे कोरोना फैल रहा है वैसे ही खुशियाँ भी फैलती हैं एक से दूसरे। अगर आपने किसी को हंसते हुए देखा तो आप पाएंगे कि आपके होठों की हंसी उसके दिल में भी खुशी जाहिर करेगी। तो अगर आप खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके इर्द गिर्द के भी लोग खुश रहना सीखेंगे, क्योंकि खुशियाँ कंटेजियस होती हैं। पॉजिटिविटी पे अपनी प्रायोरिटी इस्टेब्लिश कीजिए, यानी सकारात्मक सोच की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करिए। जब आप लगातार नकारात्मक बातें सोचते हैं, कोरोना को लेकर आप सैकड़ों तरह के न्यूज़ देख रहे हैं और उनको अपने ऊपर हावी होने देंगे तो कहीं ना कहीं आप उससे तनावग्रस्त होंगे। तो सबसे अच्छा है कोरोना के कुछ विशिष्ट न्यूज़ तथ्यों से, जैसे WHO, PBI से आप न्यूज़ देखिए और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों से न्यूज़ देखने से बचें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे आने वाले न्यूज़ों पर ध्यान ना दें और उस दौरान आप कुछ स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस डेवलप करें, हैप्पीनेस वर्ल्ड की ओर बढ़ें, यानी खुशियों का इस्तेमाल करें खुशियाँ लाने के लिए और खुशियों को बढ़ाने के लिए। जर्नलिंग भी एक अच्छा तरीका है इस दौरान अपने आप को खुश रहने, यानी आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें, आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे खुश रहना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, इस तरह का एक लिस्ट बनाएं और उसका इस्तेमाल कर अपने जीवन को खुशियों से भरें। और इसके अलावा माफ़ करना सीखें, उदारता लाएं, अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद करने की प्रवृत्ति भी अपनाएं। जब आप एक हंसती हुई स्माइल के साथ किसी को धन्यवाद करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक अच्छा अनुभव होता है। जब आप किसी से डांट कर बात करते हैं तो आप स्वतः भी वैसा ही अनुभव करते हैं। तो इस दौरान जब ऑलरेडी पूरा विश्व एक तनाव की समस्या से गुजर रहा है, कोरोना के प्रभाव और प्रसार में संक्रमित हो रहा है, वैसे में सबसे अच्छा तरीका हो सकता है अपने आप को बचाने के लिए कि अपने आप को खुला छोड़ दें एक नए अनुभव के लिए, जिसमें आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे अच्छे नॉवेल्स पढ़ें, अपने आप को और अच्छा बनाएं। धन्यवाद।